अगस्त सन 1963 के एक उमस भरी गर्म दिन दो आदमी मैड्रिड की एक इंजीनियरिंग कंपनी में दाखिल हुए और उन्होंने कंपनी के ऑस्ट्रेलियाई मालिक ओटो स्कोर्जेनी से मिलने का आग्रह किया। उन्होंने स्कोर्जेनी को अपना परिचय देते हुए कहा कि हम नाटो के खुफिया अधिकारी हैं और हम अपनी परित्यक्त पत्नी की सिफारिश पर आपके पास आए हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखने वाले हैं जिसे आप इनकार नहीं कर सकेंगे। इस इज्जतदार व्यापारी को जल्दी ही समझ में आ गया कि वो आगंतुक उसके और उसके अतीत के बारे में सब कुछ जानते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एसएस अधिकारी रहा स्कोर्जेनी नाजी जर्मनी का अगर एक सबसे बड़ा नहीं तो बड़ा योद्धा तो रहा ही था। वो ऊंचा पूरा चमत्कारी पहलवान सा रहा था जिसके चेहरे पर तलवार के द्वंद्व युद्ध में घाव का निशान बन गया था। बाद में वो एक दुस्साहसी छापामार अधिकारी बन गया था जिसने असाधारण मुहिमों को अंजाम दिया था। 12 सितंबर सन 1943 को वो ग्लाइडर में सवार पैरा ट्रूपर पर बटालियन के साथ इतालवी AP-9 की सबसे ऊंची चोटी ग्रांड सासो पर उतरा था और उसने कैंपो इंपेरेटर होटल पर धावा बोल दिया था, जहां एक नई नाजी विरोधी इतालवी सरकार ने भूतपूर्व फासिस्ट तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को कैद कर रखा था। एसएस का कप्तान स्कोर्जेनी मुसोलिनी को वहां से आजाद कर उसे एहसानमंद हिटलर के पास ले आया था, जिसने स्कोर्जेनी पर तमगों और पदोन्नतियों की बौछार कर दी थी। सन 1944 के आखिरी महीनों में बल्ज की लड़ाई में स्कोर्जेनी, जो एक वफेन एसएस कर्नल बन चुका था, अमेरिकी सैनिकों के वेश में अपने 2 दर्जन आदमियों के साथ चोरी छिपे मोर्चे को भेद कर अंदर घुस गया था और वहां उसने मित्र राष्ट्रों के सैनिकों के बीच अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी। उसके अभियानों ने उसे यूरोप के सबसे खतरनाक आदमी के रूप में प्रसिद्ध कर दिया था। युद्ध के बाद डाखाऊ के मुकदमों में निरपराध पाए जाने पर वो स्पेन आ गया था, जहां उसे फांसीवादी तानाशाह फ्रैंको का संरक्षण प्राप्त हुआ और उसने अपनी कंपनी खड़ी की। सन 1963 में उस दिन मिलने आए उन दोनों आगंतुकों ने फालतू बातों में वक्त बर्बाद नहीं किया। हम लोग ठीक नाटो के आदमी नहीं हैं, उनमें से एक ने साफ जर्मन बोलते हुए कबूल किया। दरअसल हम इजराइल की खुफिया सेवा से संबंध रखते हैं। इन दोनों में से एक रफिया ईतान था और दूसरा जर्मनी में स्थित मोसाड के अड्डे का मुखिया अब्राहम एहतूफ था। स्कोर्जेनी पीला पड़ गया। अभी साल भर भी नहीं हुआ था जब इजरायलियों ने अडोल्फ आइशमैन को फांसी पर लटका दिया था। क्या ये अब मेरे पीछे पड़ गए? वो युद्ध संबंधी मुकदमों में बेकसूर साबित हो चुका था, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि उसने नवंबर 1938 में क्रिस्टाल नाफ्त की तबाही के दौरान यहूदियों के साइनागॉग जला दिए थे। लेकिन उसके सामने बैठे ठीक खत के आदमी ने उसका डर भगा दिया। उसने कहा, हमें आपकी मदद की जरूरत है, हमें मालूम है कि मिस्र में आपके अच्छे संपर्क हैं। इसके बाद उसने एसएस कर्नल को बताया कि यहूदी राज्य को उसकी मदद की जरूरत क्यों है। 21 जुलाई सन 1962 को इजराइल में योजेल की विजय उल्लास से भरी वापसी के मात्र 2 हफ्ते बाद मिस्र ने 4 प्रक्षेपास्त्रों के शस्त्रागार का खुलासा कर सारी दुनिया को चौंका दिया था। इनमें से 2 प्रक्षेपास्त्र अल जाफिर किस्म के थे, जिनमें 175 मील तक मार करने की क्षमता थी, और 2 अल काहिर किस्म के थे, जिनमें 350 मील तक मार करने की क्षमता थी। मिस्र के झंडों में लिपटे इन दोनों विशालकाय प्रक्षेपास्त्रों को 23 जुलाई को क्रांति दिवस के अवसर पर काहिरा की सड़कों पर घुमाया गया था। राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर ने उल्लासित भीड़ के सामने डींग हाँकते हुए कहा था कि उनके ये प्रक्षेपास्त्र बेरूत के दक्षिण के किसी भी निशाने पर मार करने की काबिलियत रखते हैं। बेरूत के दक्षिण में इजराइल के नेता विस्मय और बेचैनी से भरते थे। नासिर के प्रक्षेपास्त्र वाकई इजराइल के किसी भी निशाने पर हमला कर सकते थे। ये इजराइल के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित घटना थी और सत्ता के गलियारों में आइसर हारेल के प्रति नाराजगी जताई जा रही थी। आलोचकों का कहना था कि जिस वक्त नासिर घातक रॉकेट तैयार करने में लगे थे, लिटिल आइसर योजेल का पीछा करने में लगे थे। जिस वक्त इजरायली राज्य के वजूद पर भयानक खतरे मंडरा रहे थे, आइसर के सबसे अच्छे गुप्तचर कट्टरपंथी यहूदियों के वेश में एक योशिवा से दूसरे योशिवा की ओर भाग रहे थे। चिंतित बेन गुरियन ने आइसर हारेल को तलब किया और आइसर ने जल्दी से जल्दी मित्र की परियोजना के बारे में सारी जानकारी हासिल करने का वादा किया। अपने मुख्यालय पहुंचकर आइसर ने अपने सबसे अच्छे आदमियों को मुहिम पर रवाना किया और मिस्र में अपने भेदियों और मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। सचमुच 16 अगस्त को इन 4 प्रक्षेपास्त्रों की शीखे बखारे जाने के महीने भर से भी कम समय में वो विस्तृत रिपोर्ट लेकर बेन गुरियन के सामने हाजिर हो गए। आइसर ने बताया कि ये प्रक्षेपास्त्र जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे थे। सन 1959 में नासिर ने गैर पारंपरिक हथियारों का शस्त्रागार खड़ा करने का फैसला किया था। उन्होंने ये अत्यंत गोपनीय आधुनिक हथियार, जेट लड़ाकू विमान, रॉकेट प्रक्षेपास्त्र और इन्हीं के साथ साथ रासायनिक और रेडियोधर्मी पदार्थ तैयार करने के लिए एयरफोर्स के खुफिया सूचना विभाग के भूतपूर्व कमांडर जनरल महमूद खलील को ब्यूरो फॉर स्पेशल मिलिट्री प्रोग्राम्स का निदेशक नियुक्त किया था। इस ब्यूरो को बहुत बड़ी धनराशि प्रदान की गई थी। खलील का पहला काम इन हथियारों को वास्तविकता में बदल सकने वाले लोगों का पता लगाना था। वो जानते थे कि इसके लिए उन्हें कहां तलाश करनी चाहिए। उनके गुप्तचरों ने सैकड़ों की संख्या में जर्मन विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की भर्ती शुरू कर दी, जिनमें से ज्यादातर नाजी जर्मनी के रॉकेट और उड्डयन अनुसंधान संस्थानों तथा परीक्षण स्थलों पर काम करते रहे थे। 300 से ज्यादा जर्मन ऊंचे वेतनों, बोनस तथा ढेरों सुविधाओं के लालच में गुप्त ढंग से मिस्र आ गए और उन्होंने हथियारों के 3 गुप्त अड्डे खड़े करने में नासिर की मदद की। इनमें से पहला था फैक्ट्री 36, जहां विमान निर्माण का विशेषज्ञ विली मेसरश्मिट मिस्र का एक लड़ाकू जेट तैयार कर रहा था। मेसरश्मिट दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी वायुसेना लुफ्तवाफे के घातक लड़ाकू विमानों का जनक रहा था। महमूद खलील ने 29 नवंबर सन 1959 को उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। 135 नंबर के कोड से ज्ञात दूसरे संयंत्र में फर्डिनांड ब्रेंडनर नामक एक इंजीनियर मेसरश्मिट के विमान के लिए जेट इंजन तैयार कर रहा था। ब्रेंडनर कई साल रूस में रहा था। उसके जर्मनी लौटने पर खलील ने डैमलर बेंज नामक कार कंपनी के निदेशक डॉक्टर एकार्ड की मदद से उससे संपर्क किया था। लेकिन इनमें सबसे गुप्त थी फैक्ट्री 333, जो रेगिस्तान के एकांत इलाके में छिपी हुई थी। हिटलर के भूतपूर्व प्रतिभाशाली नौजवान अब नासिर के करामाती हथियार, मध्यम दूरी की मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र गढ़ने में लगे थे। आइसर के सूत्र के मुताबिक मिस्र की इस परियोजना ने दिसंबर सन 1960 में रफ्तार पकड़ी थी। उस महीने अमेरिका के U-2 नामक टोही विमान ने इजराइल के डिमोना में एक विशाल इमारती स्थल की तस्वीर ली थी, जो न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी लगती थी। दुनिया के अखबारों ने इस खोज को अपने मुख्य पृष्ठ की सुर्खियों में छापा था। इजराइल के इस अत्यंत औपचारिक वक्तव्य पर किसी ने भरोसा नहीं किया था कि वो एक कपड़े का कारखाना है। मिस्र और अनेक दूसरे अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ बौखलाई हुई धमकियां जारी की थी, लेकिन ये धमकियां काफी नहीं थी और मिस्र ने उम्मीद की थी कि वो अपने खुद के गैर पारंपरिक हथियार विकसित कर इजराइल के गुप्त परमाणु योजना को बेअसर कर देगा। स्टुटगार्ट, जर्मनी के इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जेट प्रोपल्शन का निदेशक प्रोफेसर आइजेन सेंगार मिस्र में जर्मन रॉकेट विज्ञानियों का प्रमुख था।
युद्ध के बाद सेंगर कुछ साल फ्रांस में रहा था, जहां उसने वेरोनिक रॉकेट तैयार किया था, जो जर्मन V2 रॉकेट की एक घटिया नकल था। वो अपने 2 सहायकों के साथ मिस्र आया था, जिनमें एक था प्रोफेसर पॉल गोएके, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मार्गदर्शन का विशेषज्ञ था, और दूसरा था वोल्फगांग पिल्स, जो पीएन मुंडे नामक उस शस्त्र निर्माण कारखाने में इंजीनियर रहा था जहां प्रतिभाशाली वर्नर वॉन ब्राउन ने नाजी जर्मनी के V2 रॉकेट विकसित किए थे। मार्गदर्शन और निरीक्षण का जो एक अन्य विशेषज्ञ मिस्र में अपने साथियों का घनिष्ठ रूप से सहयोग कर रहा था, वो था हांस क्लाइन वेख्तर, जिसकी प्रक्षेपास्त्र नियंत्रण प्रणाली विकसित करने की प्रयोगशाला स्विट्जरलैंड की सरहद के करीब जर्मनी के खूबसूरत नगर लोगाख में थी। रसायन विभाग का मुखिया था डॉक्टर आर्मीन डाडियू, जो एक भूतपूर्व SS अधिकारी था। जर्मनों और मिस्रवासियों ने इंट्रा हेंडेल, पटवाग और लिंडा नामक कई जाली कंपनियां खोल रखी थीं, जो प्रक्षेपास्त्र परियोजना के लिए उपकरण और सामग्री खरीदती थी। इंट्रा हेंडेल का प्रशासनिक निदेशक था डॉक्टर हेइंस क्रुग, जो स्टुटगर्ट में जेट प्रोपल्शन संस्थान का प्रबंधन भी संभालता था। मिस्र का स्विट्जरलैंड निवासी एक अरबपति हसन कामिल भी छद्म ढंग से सहयोगी था। उसकी मदद से मिस्र के अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड में 2 नकली कंपनियां स्थापित की थी, मैको और MTP, जिनका काम आधारभूत सामग्री, विद्युत उपकरण और परिशुद्धता उपकरण हासिल करना था। उन्होंने विशेषज्ञों और मर्मज्ञों की भर्ती की थी। इन तीनों कंपनियों के निदेशक थे मिस्टर श्मिट, ब्रेंडर और कामिल। सन 1961 में सेंगर तथा सैकड़ों इंजीनियरों, तकनीशियनों और मिस्र के स्थानीय कर्मचारियों ने मिस्र के प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया था। लेकिन उस साल के अंत में जर्मनी की सरकार को मिस्र की परियोजना और इंस्टीट्यूट फॉर जेट प्रोपल्शन के गुप्त रिश्ते का पता चल गया। जर्मन अधिकारियों ने सेंगर को इस्तीफा देने, जर्मनी वापस लौटने और सारी गतिविधियों पर रोक लगा देने को बाध्य कर दिया। उसकी जगह मिस्र की इस परियोजना की जिम्मेदारी प्रोफेसर पिल्स ने संभाली। जुलाई 1962 तक फैक्ट्री 333 30 प्रक्षेपास्त्र तैयार कर चुकी थी। इनमें से 4 का अनावरण सरकारी मेहमानों और पत्रकारों के चुनिंदा समूह के सामने भारी धूमधाम से किया गया था। 20 अन्य प्रक्षेपास्त्र मिस्र के झंडे में लपेटकर काहिरा की सड़कों पर घुमाए गए थे। अगस्त में जब आइसर हारेल बेन गुरियन से मिलने आए थे, तो उन्होंने पिल्स द्वारा फैक्ट्री 333 के निदेशक कामिल अजाब को लिखा गया वो खत शेष किया था, जिसकी प्रतिलिपि हथियाने में रफी ईतान और उनके साथी कामयाब रहे थे। इस खत में टाइप 2 के 500 और टाइप 5 के 400 प्रक्षेपास्त्र तैयार करने के लिए आवश्यक मशीनी पुर्जे और अन्य उपकरण खरीदने के लिए 37 लाख स्विस फ्रैंक को भेजने का अनुरोध किया गया था। 900 प्रक्षेपास्त्र। आइसर की रिपोर्ट ने प्रतिरक्षा से जुड़े तबके के मन में गहरी बेचैनी पैदा कर दी थी। इजरायली विशेषज्ञों को पक्का विश्वास था कि मिस्र की सरकार का इरादा इन प्रक्षेपास्त्रों को पारंपरिक विस्फोटों से लैस करने का नहीं था। उन्होंने प्रक्षेपास्त्रों को महज आधे टन के डायनामाइट ढोने के लिए इन मिसाइलों पर करोड़ों डॉलर खर्च नहीं किए होंगे। यह काम तो एक बमवर्षक विमान ज्यादा अच्छे से कर सकता है। साफ था कि मिस्र इन मिसाइलों को परमाणु बमों या अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रतिबंधित किसी अन्य सामग्री जैसे कि जहरीली गैस, बैक्टीरिया या घातक रेडियोधर्मी कचरे से लैस करने का इरादा रखता था। आइसर का कहना था कि जर्मन वैज्ञानिक इजराइल को तबाह करने की धूर्त योजना पर काम कर रहे हैं। वो कयामत लाने वाले हथियार, विशाल प्रक्षेपास्त्र और प्रक्षेपास्त्रों के ऐसे रेडियोधर्मी मुखाग्र तैयार कर रहे हैं जो किसी भी जीवित वस्तु को खत्म कर सकती है और इजराइल के वायुमंडल को सालों तक जहर से भर दे सकती है। वो मौत की किरणें और दूसरी तरह के अमानवीय उपकरण तैयार करने में लगे हैं। हमने उन्हें कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया था। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल ज़ुइज़र ने बाद में स्वीकार किया था। हमारे वैज्ञानिक नौसिखिया थे और वो इस जानकारी को बरतना नहीं जानते थे। तब भी इजरायली अधिकारियों ने मिस्र की परियोजना की एक बहुत बड़ी कमजोरी को पकड़ लिया था। जर्मन वैज्ञानिक अभी तक ऐसी कारगर नियंत्रण प्रणाली विकसित नहीं कर सकी थी जो प्रक्षेपास्त्रों को उनके निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचा सकती। जब तक इस रुकावट को पार नहीं कर लिया जाता, तब तक प्रक्षेपास्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। आइसर हारेल अब वो आदमी नहीं रह गए थे जिसे उनका समाज जानता और सराहता था। आयुष्मान की गिरफ्तारी के बाद उनमें गंभीर बदलाव आ चुका था। ये शांत स्वभाव का आदमी, जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत बने रहने के लिए जाना जाता था, अब जर्मनी को इजराइल और यहूदी समुदाय का शाश्वत शत्रु मानने लगा था। उसका दृढ़ विश्वास था कि जर्मनी की तत्कालीन सरकार मिस्र के इन वैज्ञानिकों का सहयोग कर रही थी और इजराइल को तबाह करने की उनकी कोशिशों में गुप्त ढंग से उनकी मदद कर रही थी। रेमसार्ड ने बेन गुरियन से आग्रह किया कि वो जर्मनी के चांसलर कोनराड अडेनोर को सावधान करें और उनसे मांग करें कि वो उन वैज्ञानिकों की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाएं। बेन गुरियन ने मना कर दिया। हाल ही में नेगेव रेगिस्तान के विकास के लिए जर्मनी ने इजराइल को 50 करोड़ डॉलर का ऋण दिया था। बेन गुरियन और अडेनोर ने आपसी विश्वास और सम्मान के निजी रिश्ते विकसित किए थे। अडेनोर और उनके रक्षा मंत्री फ्रांज जोसेफ स्ट्रॉस ने होलोकॉस्ट और यहूदी समुदाय के खिलाफ जर्मनी के अत्याचारों के प्रायश्चित स्वरूप इजराइल को बड़ी तादाद में निःशुल्क करोड़ों डॉलर मूल्य के आधुनिक हथियार दिए थे, जिनमें टैंक, तोपें, हेलीकॉप्टर और विमान शामिल थे। बेन गुरियन मौजूदा जर्मन सरकार पर विश्वास करते थे और उस पर आरोप लगाकर तथा उससे मिस्र संकट में दखलंदाजी की मांग करके उसके साथ इजराइल के रिश्तों को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने उप रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस को निर्देश दिया कि वो स्ट्रॉस को एक निजी खत लिखकर उनसे विवेकपूर्ण ढंग से सहायता का आग्रह करें। लेकिन आइसर के लिए इतना नाकाफी था। उन्होंने मिस्र में जर्मनों की गतिविधियों में बाधा डालने के लिए अपने स्तर पर पुरजोर मुहिम चलाने का निश्चय कर लिया। 11 सितंबर सन 1962 को सुबह 10:30 बजे एक अजनबी मध्य पूर्वीय वेशभूषा में म्यूनिख की शिलर स्ट्रीट पर स्थित इंट्रा के कार्यालय में दाखिल हुआ। कंपनी के निदेशक हेइंज क्रुग के ऑफिस में एक क्लर्क ने उसे ये कहते हुए सुना कि उसे मिस्र के एक अधिकारी कर्नल नदीम ने भेजा है। नदीम का क्रुग के साथ घनिष्ठ संपर्क था। आधा घंटे बाद वो मिस्रवासी क्रुग के साथ उस इमारत में चला गया। यूनाइटेड अरब एयरलाइंस की एक परिचारिका ने इन दोनों को एयरलाइन के टिकट कार्यालय की ओर जाते देखा। वो आखिरी व्यक्ति था जिसने क्रुग को देखा था। अगली सुबह श्रीमती क्रुग ने पुलिस को अपने पति के लापता होने की सूचना दी। 2 दिन बाद पुलिस को म्यूनिख के बाहरी इलाके में क्रुग की मर्सिडीज कार पड़ी मिली। कार कीचड़ से लथपथ थी और उसका पेट्रोल टैंक पूरी तरह से सूखा हुआ था। पुलिस के पास एक गुमनाम फोन आया जिसमें कहा गया डॉक्टर क्रुग मर चुके हैं। लेकिन कुछ दूसरे सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को यह विश्वास हो गया कि मोसाड के गुप्तचरों द्वारा क्रुग का अपहरण कर उन्हें इजराइल ले जाया गया है। आज इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि क्रुग मर चुके हैं। 27 नवंबर को फैक्ट्री 333 के सचिव हने लोर वेंडे को अपनी सुबह की डाक में एक मोटा लिफाफा मिला
भेजने वाला हैम्बर्ग का एक जाना माना वकील था। हनीलोर ने वो लिफाफा खोला। एक भीषण विस्फोट ने ऑफिस को हिलाकर रख दिया। पूरी तरह घायल पिल्स के सचिव को अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ महीने बिताने के बाद वो वहां से अंधे बहरे होकर और चेहरे पर घावों के गहरे निशान लिए हुए लौटे। अगले दिन फैक्ट्री 333 में एक पुलिंदा पहुंचा जिस पर पुस्तकें लिखा हुआ था। जब मिस्र के क्लर्क ने उसे खोला तो वो फट पड़ा, जिससे 5 लोग मारे गए। स्टुटगार्ट पब्लिशर्स के जिस पते से वो पुलिंदा आया था वो पता गलत निकला। विस्फोटक पुलिंदे बाद के दिनों में भी आते रहे। उनमें से कुछ जर्मनी से भेजे गए थे, कुछ मिस्र से ही आए थे। कुछ में विस्फोट हुए जिनमें लोग मरे और कुछ पुलिंदों को 333 के अधिकारियों द्वारा सचेत किए जाने के बाद मिस्र के सैन्य विशेषज्ञों ने निष्प्रभावी कर दिया। भेजने वालों की शिनाख्त अधिकृत तौर पर नहीं हुई, लेकिन मिस्र के अधिकारियों और पत्रकारों को यकीन था कि ये बम इजरायली मोसाद द्वारा तैयार कर काहिरा भेजे गए थे। बहुत बाद में ये बात सामने आई कि ये पत्र बम शैंपेन जासूस द्वारा भेजे गए थे। ये इजरायली गुप्तचर जीव गुरेरी था, जो काहिरा के करीब एक घुड़सवार के जर्मन मालिक वोल्फगांग लुट्ज के छद्म नाम से सक्रिय था। खुद को एक भूतपूर्व SS अधिकारी बताते हुए वो अपनी जर्मन बीवी के साथ काहिरा में बस गया था और उसने मिस्र के उच्च वर्गीय तबके तथा सेना के नेताओं के साथ करीब रिश्ते बना लिए थे। इन पत्र बमों ने जर्मन वैज्ञानिकों को पूरी तरह विचलित कर दिया था और उन्हें अपना जीवन खतरे में लगने लगा था। इनमें से कईयों को गुमनाम फोन आने लगे थे, जिनमें नासिर की परियोजना के लिए काम करने के लिए उन्हें या उनके परिवार को धमकियां दी गई होती थी। मिस्र के 3 कारखानों में और यूरोप की उनकी सहयोगी कंपनियों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए थे। यूरोप का सफर करते समय इन वैज्ञानिकों को बड़े समूह में आवाजाही करनी होती थी। जिस दौरान जर्मनी के सुरक्षा अधिकारी उनके साथ होते थे, उसी चीज ने शायद प्रोफेसर पिल्स को सन 1962 के आखिरी महीनों में उनकी यूरोप यात्रा के दौरान बचा लिया था। जर्मनी और इटली में अजनबियों का एक समूह उनका पीछा करता रहा था, लेकिन उसे उनके करीब आने का मौका नहीं मिल पाया था। आइसर ने अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से कई अभियानों का निर्देशन करते हुए सन 1962 की शरद और शीत ऋतु यूरोप में बिताई थी। रफी ईदान उस राजनयिक मिशन में सीध लगाने में कामयाब रहा जो जर्मनी के वैज्ञानिकों की डाक व्यवस्था देखता था। इस तरह की मुहिमें उसकी पसंदीदा मुहिमें हुआ करती थी। ये गुप्तचरों को भर्ती करने से ज्यादा बेहतर है, उसने कहा। जब आप किसी गुप्तचर को भर्ती करते हैं तो आपको उसे प्रशिक्षित करना पड़ता है, उसकी पहचान ढकने के लिए एक अचूक आवरण तैयार करना होता है, उसे सही जगह पर तैनात करना होता है, उसे समय देना होता है ताकि वो संपर्क विकसित कर सके। लेकिन अपने शत्रु की डाक पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है। आपको तत्काल नतीजे और अव्वल दर्जे की सामग्री हाथ लग जाती है। अपनी इन अलग तरह की मुहिमों के लिए एईतान को बहुत ही परिष्कृत किस्म के उपकरणों की जरूरत थी, लेकिन उन्हें कहां से हासिल किया जाए ये उसे नहीं मालूम था। CIA और दूसरी खुफिया एजेंसियां जिन उपकरणों का इस्तेमाल करती थी वो दुकानों में नहीं मिलते थे। पेरिस के अपने कार्यालय में अखबार पढ़ते हुए उसका ध्यान कुख्यात यहूदी गिरोहबाज और मियामी के अपराधियों के गिरोह के नेता मेयर लेंस्की के बारे में छपी एक छोटी सी खबर की ओर गया। उसके धूर्त दिमाग के लिए ये एक मौके जैसा प्रतीत हुआ। उसने ऑपरेटर को फोन करके कहा, मियामी में मेयर लेंस्की से बात कराओ। 3 मिनट बाद लेंस्की लाइन पर था। हेलो मेयर, एईतान ने कहा, मैं एक इजरायली हूँ जो पेरिस में एक अभियान पर हूँ और मैं यहूदी राज्य के लिए आपकी मदद चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, लेंस्की ने जवाब दिया। महीने भर बाद मैं स्विट्जरलैंड के लुजान में पहुंच जाऊंगा, हम वहां मिलते हैं। एईतान लुजान में लेंस्की से मिला और उसे अपनी जरूरत के बारे में बताया। लेंस्की ने शिकागो के एक खास आदमी का पता दिया। ये आदमी आपको आपकी जरूरत की चीज मुहैया करा देगा, उसने कहा। 1 हफ्ते बाद एईतान शिकागो पहुंचा और उस आदमी के पते पर रवाना हुआ। बाद में एईतान ने बताया था कि इस आदमी से हमें जो उपकरण प्राप्त हुए थे वो जर्मन वैज्ञानिकों के खिलाफ हमारे पूरे अभियान में काम आए। इनमें से एक अभियान से आइसर हारेल को एक नया नाम हाथ लगा, डॉक्टर ओटो जोगलिक। स्रोत के मुताबिक जोगलिक एक ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक था जो परमाणु विकिरण का विशेषज्ञ था। बताया जाता था कि जल्दी से जल्दी परमाणु हथियार हासिल करने के लिए जोगलिक को एक अत्यंत गोपनीय परियोजना में नियुक्त किया गया था। मिस्र के अधिकारियों का इरादा जोगलिक के लिए ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रा नामक एक फर्जी कंपनी खोलने का था, जो जोगलिक की परियोजना के लिए रेडियोधर्मी सामग्री खरीदकर मिस्र भिजवाती। ऑस्ट्रा को इंट्रा से अलग रखने का इरादा था ताकि उसे जर्मन अधिकारियों की जांच पड़ताल से दूर रखा जा सकता। जोगलिक मिस्र के लिए 2 परमाणु परीक्षण करने वाला था और कई ऐसे परमाणु बम तैयार करने वाला था जिनसे प्रक्षेपास्त्रों को लैस किया जा सकता। इन सारी बातों से संकेत मिलता था कि जोगलिक एक बेहद खतरनाक, संभवतः सारे जर्मन वैज्ञानिकों में सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी था। यूरोप में स्थित मोसाड के सारे अड्डों पर एक त्वरित आदेश जारी किया गया, जोगलिक को खोजो। लेकिन आइसर को आकस्मिक झटका लगने वाला था। 23 अक्टूबर सन 1962 को एक अजनबी ने यूरोप के एक इजरायली दूतावास का दरवाजा खटखटाया और सुरक्षा अधिकारी से मिलने का आग्रह किया। मेरा नाम ओटो जोगलिक है, मैं आपको मिस्र के युद्ध संबंधी प्रयत्नों के सिलसिले में अपनी गतिविधियों के बारे में पूरी रिपोर्ट देने को तैयार हूँ। 2 हफ्ते बाद जोगलिक अत्यंत गोपनीय ढंग से इजराइल पहुंचा। कई महीनों बाद जब जोगलिक की पाला बदलने की बात सामने आई तो यूरोप के रिपोर्टर्स ने लिखा था कि इंट्रा के निदेशक हेंस ग्रुप के गायब हो जाने की वजह से ही संभवतः इंट्रा के निदेशक जोगलिक ने इजरायलियों से संपर्क किया था। जोगलिक ग्रुप के घनिष्ठ संपर्क में रहा था और वो उन थोड़े से लोगों में से था जो मिस्र के विशेष सैन्य कार्यक्रमों में जोगलिक की भूमिका के बारे में जानता था। जब क्रुग गायब हो गया तो जोगलिक डर गया। अगर क्रुग का इजरायलियों ने अपहरण कर लिया होगा तो क्या होगा? मुमकिन है वो जोगलिक के गुप्त कारनामों के बारे में सब कुछ उगल दे। तब जोगलिक जानता था कि वो मौत से दूर नहीं है, इसलिए उसने ये कलंकपूर्ण कदम उठाकर इजरायलियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देने का कदम उठाया था। उसे उम्मीद थी कि इस तरह वो कम से कम अपनी जान बचा लेगा। जोगलिक ने इजराइल में 4 दिन बिताए। उसे मोसाड की एक अत्यंत गुप्त इमारत में पूरी तरह सबसे अलग थलग रखा गया था। आइसर ने 2 मुख्य कामों के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया था, मिस्र की परियोजना के बारे में गुप्त सूचना के स्रोत के रूप में और एक भेदिये के बतौर जो मिस्र जाकर मोसाड के लिए काम करता। ओटो जोगलिक ने इजरायलियों को बताया था कि उसे यूनाइटेड अरब एयरलाइंस के एक वरिष्ठ जर्मन क्लर्क ने नौकरी पर रखा था, जिसने उसका परिचय जनरल महमूद खलीद से कराया था, जिसे जर्मन वैज्ञानिक मिस्टर डॉक्टर महमूद के नाम से पुकारते थे। मिस्टर डॉक्टर से उसकी मुलाकात के नतीजे में 2 योजनाएं तैयार हुई, एबिस और क्लियोपेट्रा। इन योजनाओं की गोपनीयता में सिर्फ प्रोफेसर पिल्स और डॉक्टर क्रुग साझा करते थे। एबिस अभियान का उद्देश्य मिस्र के लिए रेडियो एक्टिव हथियार उपलब्ध कराना था जो खतरनाक परमाणु विकिरण को फैला सकते थे। जोगलिक ने अपने स्तर पर बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी आइसोटॉप कोबाल्ट 60 हासिल करने और मिस्र में उन पर प्रयोग करने की जिम्मेदारी ली थी।
अगर ये प्रयोग सफल रहते तो जोक्लिक और ज्यादा कोबाल्ट हासिल करने की कोशिश करता, जिन्हें प्रक्षेपास्त्रों के मुहाने पर रखकर उनसे घातक विकिरण फैलाया जाता। दूसरी योजना क्लियोपेट्रा का लक्ष्य 2 परमाणु बम तैयार करना था। जोक्लिक ने इन बमों को तैयार करने का एक शानदार तरीका सुझाया था। अमेरिका या यूरोप से 20% परिष्कृत यूरेनियम खरीदना। जर्मनी और हॉलैंड में 3 वैज्ञानिकों डॉक्टर विल्हेम ब्रॉड, डॉक्टर जैकब किस्टेमेकर और गर्नोट जिपे द्वारा तैयार किए गए विशेष सेंट्रीफ्यूजों की मदद से उस यूरेनियम को 90% तक परिष्कृत करना और फिर इस परिष्कृत यूरेनियम से बम बनाना। जोक्लिक अमेरिका गया और वहां से उसने परिष्कृत यूरेनियम हासिल करने की कोशिश की। उसने मिस्र आकर सेंट्रीफ्यूज तैयार करने के लिए कई जर्मन वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया। इसी के साथ साथ उसने यूरोप से कुछ कोबाल्ट-60 भी खरीदे और उसे काहिरा की स्त्री रोगी विशेषज्ञ के पास भेज दिया, जिसका नाम था डॉक्टर खलील, मिस्टर डॉक्टर महमूद की बहन। जब इजराइल में जोक्लिक द्वारा पूरी जानकारी दे दी गई तो उसे समीक्षा और आकलन के लिए कई विशेषज्ञों के पास भेज दिया गया। किन्हीं वजहों से इन विशेषज्ञों की रिपोर्टों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया था। क्लियोपेट्रा योजना के बारे में विशेषज्ञों का कहना था कि इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि जोक्लिक को 20% परिष्कृत यूरेनियम मिल जाता। अगर मिल भी जाता तो बम तैयार करने के लिए जरूरी यूरेनियम का उत्पादन करने के लिए मिस्र को कम से कम 100 उत्कृष्ट किस्म के सेंट्रीफ्यूज की जरूरत पड़ती। तब जाकर वो 2-3 साल में एक बम बना पाता। अगर वो बम बना भी लेते तो उसका विस्फोट मुमकिन नहीं था, क्योंकि जोक्लिक का फॉर्मूला गलत था। विशेषज्ञों ने एबिस और रेडियोधर्मी हथियारों के प्रभाव को ये कहकर खारिज कर दिया कि ये एक साधारण बम से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन इन रिपोर्टों के संतोषजनक लहजे ने राष्ट्र के नेताओं को तसल्ली नहीं पहुंचाई। वो इन खबरों से और भी चौकन्ने हुए थे कि मिस्र रासायनिक हथियार भी तैयार कर रहा है। उनकी ये आशंका 11 जनवरी 1963 को उस समय सही साबित हुई जब मिस्र ने यमन के साथ अपने युद्ध में जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। इजराइल के विदेश मंत्री गोल्डा मेयर राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से मिली और उन्होंने मिस्र द्वारा प्रक्षेपास्त्रों को गैर पारंपरिक हथियारों से लैस किए जाने के खतरों पर उनसे चर्चा की। उन्होंने कैनेडी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, लेकिन कैनेडी ने हस्तक्षेप नहीं किया। गैर पारंपरिक मुखास्त्र वाकई खतरनाक थे, लेकिन प्रक्षेपास्त्रों की नियंत्रण प्रणाली को विकसित किए जाने में बाधा डालने को पहली प्राथमिकता दी गई। 1963 की सर्दियों में फैक्ट्री 333 के प्रक्षेपास्त्र नियंत्रण विशेषज्ञ डॉक्टर क्लेनबाख्तर जर्मनी में कुछ हफ्ते बिता रहे थे। 20 फरवरी की शाम को वो लोगाख की अपनी प्रयोगशाला से निकले और अपने घर जाने वाली सकरी सड़क से अपनी कार से गुजरे। सड़क अंधेरी और वीरान थी और मोटी बर्फ से ढकी हुई थी। अचानक टायरों के घिसने की तीखी आवाज के साथ चौराहे की एक सड़क से एक कार नमूदार हुई और उसने रास्ता रोक लिया। कार से एक आदमी उतरा और क्लेनबाख्तर की ओर चल पड़ा। वैज्ञानिक को उस कार में एक तीसरे आदमी की झलक भी दिखाई दी। डॉक्टर शेंकर कहाँ रहते हैं? उस आदमी ने सख्त लहजे में पूछा। जवाब का इंतजार किए बिना ही उसने साइलेंसर से लैस रिवॉल्वर निकाली और गोली दाग दी। गोली कार की खिड़की को तोड़ती हुई वैज्ञानिक के ऊनी मफलर के अंदर फंस गई। क्लेनबाख्तर ने अपना रिवॉल्वर निकालने के लिए कैबिनेट में हाथ डाला, लेकिन उन पर हमला करने वाला वापस दूसरी कार की ओर भाग गया, जो देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गई। पुलिस को पहली कार घटनास्थल से कोई 100 गज दूर लावारिस हालत में खड़ी मिली। वो तीनों आदमी दूसरी कार में बैठकर भाग गए थे। वो कार में एक पासपोर्ट छोड़ गए थे जो मिस्र की खुफिया सेवा के एक प्रमुख अली समीर के नाम से था। हालांकि बाद में पता चला कि ये एक चालबाजी थी। हमले के दिन समीर काहिरा में थे और एक जर्मन पत्रकार के साथ उनका फोटो लिया गया था। क्लेनबाख्तर के हमलावर कभी नहीं पकड़े गए, लेकिन अखबारों की एक मतराय थी कि इस हमले की कोशिश इजरायलियों द्वारा की गई थी और वो नाकामयाब रही थी। कुछ सप्ताह बाद मोसाड ने फिर से कोशिश की। इस बार उन्होंने जर्मनी में जन्मे डॉक्टर पॉल गोयरके का स्विट्जरलैंड में पीछा किया। क्लेनबाख्तर की तरह गोयरके भी फैक्ट्री 333 की अपनी प्रयोगशाला में मिस्र के प्रक्षेपास्त्रों की नियंत्रण प्रणाली पर काम कर रहे थे। उन्हें मिस्र के अधिकारी और मोसाड भी बहुत महत्व देते थे। उनकी बेटी हाइडी स्विट्जरलैंड की सरहद के करीब एक जर्मन नगर फ्राइबॉर्ग में रहती थी। क्लेनबाख्तर की हत्या की कोशिश के बाद ही डॉक्टर जोक्लिक ने हाइडी को फोन करके बताया कि उसके पिता से मिस्र में मिले थे, जहां वो इजराइल को खत्म कर देने के इरादे से तैयार किए जा रहे भयानक हथियारों पर काम कर रहे थे। जोक्लिक ने संकेत किया था कि अगर गोयरके ने अपनी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई तो वो खुद को भयानक जोखिम में डाल देंगे। दूसरी ओर अगर वो मिस्र छोड़ दे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अंत में जोक्लिक ने कहा कि अगर तुम अपने पिता से प्यार करती हो तो 2 मार्च को शाम 4 बजे बासेल के 3 किंग्स होटल में आ जाओ और मैं वहां तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाऊंगा। हाइडी डर गई और उसने तुरंत एचमान से संपर्क किया। एचमान एक भूतपूर्व नाजी अधिकारी था जिसे मिस्र के अधिकारियों ने वैज्ञानिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। मान ने फ्राइबॉर्ग की पुलिस को चौकन्ना कर दिया, जिसने स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को सूचित कर दिया। इसलिए जब जोक्लिक और उसका दोस्त 3 किंग्स होटल में दाखिल हुए तो इमारत के पीछे पुलिस की कई कारें इंतजार कर रही थी। होटल की लॉबी में जासूस तैनात थे और उस मेज के करीब टेप रिकॉर्डर्स रखे हुए थे जहां हाइडी और गोयरके बैठे हुए थे। जोक्लिक और उनका दोस्त मोसाद का गुप्तचर जोसेफ बेलगाल सीधे चाल के अंदर जा पहुंचे। उन्हें कोई शक नहीं हुआ था और वो हाइडी गोयरके से 1 घंटे तक बात करते रहे, जिस दौरान उन्होंने कोई सीधी धमकी तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने सोच संकेत जरूर किया कि अगर उसके पिता उन भयानक हथियारों को बनाना जारी रखते हैं तो वो खतरे में पड़ जाएंगे। उन्होंने हाइडी को काहिरा का हवाई जहाज का टिकट दिया ताकि वो वहां जाकर अपने पिता को जर्मनी वापस लौटने के लिए मना सके और जहां उनका परिवार सुरक्षित रहे। मुलाकात खत्म होने के बाद दोनों आदमी होटल से निकलकर शाम 6 बजे की ट्रेन से ज्यूरिख के लिए रवाना हो गए, जहां वो अलग अलग रास्तों पर चले गए। लेकिन जिस वक्त जोक्लिक प्लेटफॉर्म पर एक अन्य ट्रेन का इंतजार कर रहा था, उसे सादा वर्दीधारी पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। बेनगाल को इजरायली दूतावास के करीब पकड़ लिया गया। उस शाम जर्मन पुलिस ने उन दोनों आदमियों को सौंप देने का आग्रह किया जिन पर हाइडी गोयरके को धमकाने का और डॉक्टर क्लेनबाख्तर पर हमले में भागीदारी करने का संदेह था। वहां यूरोप के अपने मुख्यालय से आइसर ने अपने संपर्क सूत्र को सक्रिय करके स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को बेनगाल और जोक्लिक को रिहा कराने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी के प्रत्यर्पण के अनुरोध को देखते हुए उन्होंने उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया। तब आइसर ने इजराइल की उड़ान भरी और वहां वो विदेश मंत्री गोल्डा मेयर से मिले। बाद के दिनों में उन दोनों में काफी करीब रिश्ता बन गया था और दोनों ही जर्मनी के प्रति समान विद्वेष और संदेह का भाव रखते थे। गोल्डा ने सुझाव दिया कि चांसलर अडेनूर से संपर्क करके उनसे मांग की जाए कि पश्चिमी जर्मनी प्रत्यर्पण का अनुरोध वापस ले लो। आइसर तुरंत कार से तिबेरियास के लिए रवाना हुए, जहां प्रधानमंत्री बेन गुरियन छुट्टियां मना रहे थे। उन्होंने बेन गुरियन से पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बॉन में एक विशेष दूत भेजने का आग्रह किया। उनका कहना था कि ये दूत मिस्र में जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा जारी क्रूरतापूर्ण हरकतों के सबूत पेश करे और प्रत्यर्पण के अनुरोध को वापस लेने की मांग करे। बेन गुरियन ने मना कर दिया।
आयसर ने पीछा नहीं छोड़ा। आपको फैसला करना होगा कि अगर ये गिरफ्तारी सार्वजनिक हो जाती है तब क्या किया जाएगा। उस सूरत में सारा मामला ही ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त हो जाएगा से आपका क्या आशय है? बेन गुरियन ने पूछा। बेन गॉल की गिरफ्तारी के सार्वजनिक होते ही मिस्र में जर्मन वैज्ञानिकों का सारा मामला भी रोशनी में आ जाएगा। इजराइल से कैफियत मांगी जाएगी कि बेन गॉल ने वो सब क्यों किया। हमें यह भी खुलासा करना पड़ेगा कि मिस्र अपने रॉकेटों और दूसरी सैन्य परियोजनाओं के लिए जर्मनी से उपकरण खरीदता रहा है। बेन गुरियन कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले, यही सही, ये उन दोनों आदमियों के बीच अनबन की शुरुआत थी। 15 मार्च सन 1963 की शाम यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने मिस्र में काम कर रहे जर्मन वैज्ञानिक की बेटी को धमकाने के संदेह पर की गई गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। आयसर हारेल ने दैनिक अखबारों के प्रधान संपादकों की एक गुप्त बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने बेन गॉल की गिरफ्तारी के पीछे की घटनाओं का ब्यौरा दिया। उन्होंने इस प्रकरण में जोक्लिक की भूमिका पर खास जोर देते हुए बताया कि वो मिस्र की योजना के लिए किस तरह का काम करता रहा था और किस तरह वो अपनी मर्जी से पाला बदलकर नुकसान की भरपाई कर रहा था। अगले कुछ दिनों के दौरान आयसर के सहयोगियों ने गुप्त ढंग से 3 इजरायली पत्रकारों को सूचनाएं दी। हार्तेज के नफ्ताली लेवी, मारिफ के शमुएल सेगेव और येरियोथ और नोथ के येशायाहू बेनपोर्ट। इन्हें सारे तथ्य बताए गए और इंट्रा पटवाग और स्टुटगार्ट इंस्टीट्यूट के पते दिए गए। इसके बाद ये तीनों पत्रकार जर्मन वैज्ञानिकों के बारे में सूचनाएं एकत्र कर उन्हें इजराइल में अपने अखबारों को भेजने के लिए यूरोप रवाना हो गए। आयसर का ख्याल था कि जर्मन वैज्ञानिकों की योजना के बारे में यूरोप से आने वाली खबरें ज्यादा विश्वसनीय होंगी। इजराइल के पक्षधर पत्रकारों को जानकारी देने मोसाड के दूसरे आदमियों को देश के बाहर भेज दिया गया। आयसर हारेल को इस बात का एहसास नहीं था कि जर्मन मुद्दा इजराइल का सबसे संवेदनशील विषय था। जर्मनी पर उनके निरंकुश हमलों ने इन वैज्ञानिकों के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी, जिसने इजराइल में वास्तविक दहशत उकसा दी। 17 मार्च तक इजरायली और विदेशी अखबार सनसनीखेज सुर्खियों के समुद्र में हाथ पैर मार रहे थे। जर्मन वैज्ञानिक, जिनमें से ज्यादातर भूतपूर्व नाजी हैं, मिस्र में घातक हथियार तैयार कर रहे हैं। वो जैविक, रासायनिक, परमाणु और रेडियोधर्मी हथियार तैयार कर रहे हैं। वो जहरीली गैस, भयानक जीवाणु, मौत की किरणें, परमाणु बमों से लैस प्रक्षेपास्त्र या ऐसा रेडियोधर्मी कचरा तैयार कर रहे हैं जिससे जानलेवा विकिरण फैल जाएगा। अखबार ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित करने में एक दूसरे से होड़ कर रहे थे जो फ्लैश गोर्डोन कॉमिक्स से चुराई गई लगती थी। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को फुफकारती और भस्म करती मौत की किरणें। इजराइल की हवा कम से कम 90 सालों के लिए जहरीली हो जाएगी। जीवाणु भयानक प्लेग फैला देंगे, वगैरह वगैरह। इस मुहिम ने फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की सरकार पर भी आरोप लगाया कि वो मिस्र के लिए काम कर रहे और वास्तव में हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहे अपने नागरिकों की शैतानी गतिविधियों पर अंकुश लगाने से बच रही है। यूरोप भेजे गए रिपोर्टरों ने इन वैज्ञानिकों के शैतानी षड्यंत्र के बारे में हर दिन नए तथ्य पता लगाते हुए आग में घी का काम किया। बासेल में बेन और जोक्लिक का मुकदमा मामूली सी सजाओं के साथ समाप्त हुआ। दोनों को 2-2 महीने की जेल हुई, जिसमें उनकी गिरफ्तारी से लेकर मुकदमा समाप्त होने तक का समय शामिल था। लेकिन इसके दूसरे नतीजे बहुत ज्यादा निहितार्थ लिए हुए थे। मुकदमे के दौरान जज ने देखा कि एक शख्स बंदूक लिए हुए था। तुमने अदालत में बंदूक लेकर आने की जरूरत कैसे की? जज ने गुस्से से पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास हर समय हथियार लिए रहने का परमिट है। मैं मिस्र में काम कर रहे जर्मन वैज्ञानिकों का सुरक्षा अधिकारी हूँ। उसने अपना नाम एचमान बताया। यह वही आदमी था जिससे जोक्लिक के फोन के बाद हाइडी गोयर ने संपर्क किया था, जिसने वास्तव में जर्मन पुलिस को चौकन्ना कर दिया था। मोसाड का एक छद्मवेशधारी मुखबिर तुरंत अदालत से बाहर निकल गया और उसने इस घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। यह खबर सुनते ही मोसाड का बुजुर्ग गुप्तचर रफी मैदान पहली ट्रेन पकड़कर वियना पहुंचा और नाजियों के शिकार के लिए मशहूर सिमोन वाइसेंथाल के घर की ओर भागा। वाइसेंथाल तत्काल ही मोसाड की मदद के लिए राजी हो गया। क्या आप एचमान नामक जर्मन के बारे में कुछ भी जानते हैं? मैदान ने पूछा। वाइसेंथाल छानबीन करने अपने ठसाठस भरे अभिलेखागार में चला गया। कुछ घंटों बाद वो हाथ में फाइल लिए मैदान के पास लौटा। वो युद्ध के दौरान एक एसएस अधिकारी था। उसने कहा उसने कर्नल ओटो ज़ेनी के मातहत एक छापामार दस्ते में काम किया था। मैदान ने यह सूचना हर कहीं प्रकट हो जाने वाले रफी एहतान और अब्राहम एहतूफ को दी। किंचित गंजा, मूंछ और चश्माधारी, धूप में सुलझा एहतूफ अब्राहम गोडफ्रोड के नाम से जर्मनी में पैदा हुआ था और 5 साल की उम्र में अपने मजहबी अभिभावकों के साथ इजराइल में रहने आ गया था। 16 साल की उम्र में वो हगनाह का सदस्य बन चुका था और 18 की उम्र में वो शबाब के संस्थापकों में से एक था। वो अत्यंत प्रभावशाली था, जिसने नौकरी करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की थी और लॉ स्कूल की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त की थी। सन 1955 में उसने इजराइल में रिफत अल जमाल नामक मिस्र के सबसे महत्वपूर्ण जासूस को पकड़ा था, जो जैक बिटान के इजरायली नाम से काम किया करता था। एहतूब ने अल जमाल का हृदय परिवर्तन कर उसे मोसाड के सर्वश्रेष्ठ भेदिया गुप्तचर में बदल दिया था, जो 12 से ज्यादा वर्षों तक मिस्र वासियों को बहुत ही कुशलतापूर्वक झूठी सूचनाएं देता रहा था। सन 1967 में 6 दिवसीय युद्ध की पूर्व संध्या पर अल जमाल ने मिस्र को सूचना दी कि इजराइल युद्ध में अपने विमान भेजने से पहले जमीनी हमला करेगा। इसके नतीजे में मिस्र की वायुसेना ने जो ढिलाई बरती, उसने इजरायली जेट विमानों के लिए मिस्र के जमीनी विनाश को आसान बना दिया। भविष्य में एहतूब ने शबाब के एक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नाम कमाया, जो मुख्यतः इजराइल के अरब लोगों को इजरायली समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सराहा गया। मई सन 1963 की एक शाम एहतूब ने मान और स्कोरजेरनी के बारे में मैदान की रिपोर्ट को सुना और फिर वो एईतान की ओर मुड़ा। हम लोग स्कोरजेरनी को भर्ती करने की कोशिश क्यों नहीं करते? शुरू में यह सुझाव अजीब सा लगा था, लेकिन उसके अपने अंदरूनी तर्क थे। अगर स्कोरजेनी मान को अपने विश्वास में ले लेता तो इस बात की संभावना थी कि वो अपने इस भूतपूर्व मातहत से अत्यंत गोपनीय जानकारी हासिल कर सकता था। अब सवाल था कि स्कोरजेनी से संपर्क कैसे किया जाए। हुर्की से की गई जांच से यह तथ्य सामने आया कि स्कोरजेरनी की परित्यक्त बीवी उसके निकट संपर्क में है। इस समय वो उस कंपनी का कारोबार संभाल रही थी जो धातुओं का व्यापार करती थी। मोसाड के गुप्तचरों ने एक इजरायली व्यापारी श्लोमो ज़ब्लोदोविच को ढूंढकर उससे संपर्क किया, जो खुद भी इसी कारोबार में था। हाँ, उसने कहा, मैं श्रीमती स्कोरजेरनी को जानता हूँ। उसने इन लोगों का परिचय उस महिला से कराया जिसने उन्हें सारी जरूरी जानकारी दे दी। इस तरह एईतान और एहतूब मैड्रिड में स्कोरजेरनी के ऑफिस में पहुंचे थे। अब उन्होंने थर्ड राइख के इस भूतपूर्व सूरमा से मोसाड का गुप्तचर बनकर उसे मिस्र में जर्मन वैज्ञानिकों की गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया। स्कोरजेरनी एचमान के अलावा मिस्र के जर्मन समुदाय के कई और नेताओं को भी जानता था, जो कभी उसके साथ के अधिकारी रह चुके थे।
मैं आप लोगों पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? स्कोर्जेर्नी ने पूछा। मैं इस बारे में यकीन कैसे कर सकता हूँ कि बाद में आप लोग मेरे पीछे नहीं पड़ जाएंगे? उसे डर था कि बदले की भावना से भरे इजरायली उसे उसी तरह दबोच लेंगे जिस तरह उन्होंने आयुष्मान को दबोच लिया था, और उसका भी वही हश्र होगा। रफीकान ने उसी वक्त इसका समाधान ढूंढ निकाला। हमें इस बात का अधिकार प्राप्त है कि हम आपके सामने खौफ से आज़ादी की पेशकश कर सकते हैं, उसने कहा। उसने एक कागज निकाला और इजराइल की सरकार की ओर से स्कोर्जेर्नी के नाम एक खत लिखा जिसमें उसे खौफ से आज़ादी की गारंटी दी गई थी और उसे पक्का आश्वासन दिया गया कि उसे किसी भी किस्म के उत्पीड़न या हिंसा का शिकार नहीं बनाया जाएगा। स्कोर्जेर्नी ने उस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा और फिर खामोश हो गया। वो खड़ा हो गया और विचारमग्न होकर टहलने लगा। अंत में वो इजरायलियों की ओर मुड़ा। मैं राजी हूँ, उसने कहा। बाद के महीनों में स्कोर्जेर्नी ने मिस्र में जर्मन वैज्ञानिकों की गतिविधियों के बारे में मोसाड के गुप्तचरों को बेशकीमती सूचनाएं मुहैया कराईं। एचमान और अपने दूसरे भूतपूर्व साथियों की मदद से उसने जर्मन वैज्ञानिकों के विस्तृत फहरिस्त और उनके पते, उनकी परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट्स, भविष्य की योजनाएं और प्रक्षेपास्त्रों की रूपरेखाएं और प्रक्षेपास्त्रों के नियंत्रण प्रणाली की नाकामयाबी के बारे में किया गया पत्र व्यवहार आदि हासिल किए। लेकिन स्कोर्जेर्नी की इन रिपोर्टों को पढ़ने के लिए आइसर हारेल अगवा नहीं थे। इस बीच इजराइल का मीडिया बेलगाम हो चुका था। चीखती हुई हेडलाइनें, संपादकीय, कार्टून, यहाँ तक कि कविताएं भी ऐलान कर रही थीं कि सन 1963 का जर्मनी वही है जो वो 1933 में हुआ करता था, और यही जर्मनी जिसने 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया था अब एक नए होलोकॉस्ट की तैयारी के लिए मिस्र की मदद कर रहा है। इजरायली संसद नेसेट में विपक्षी नेता मेनहेम बेजिन ने तीखी निंदा के स्वर में चिल्लाते हुए बेन गुरियन से कहा, अब जर्मनों के लिए उजी बेच रहे हैं और वो हमारे दुश्मनों के लिए विषाणु भेज रहे हैं। एक भाषण में आइसर की सहयोगी गोल्डा मेयर ने मिस्र के जर्मनों पर ऐसे हथियार तैयार करने का आरोप लगाया जिनका उद्देश्य सारी जीवित वस्तुओं को नष्ट कर देना था। ये आरोप अतिरंजित थे, वास्तविकता से लगभग पूरी तरह कटे हुए। शबाक के निदेशक और आइसर के करीबी दोस्त एमॉस मिनोर ने हमें बाद में बताया था। इस समय जब आइसर जर्मन वैज्ञानिकों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, वो संतुलित करते नहीं थे। ये खप्त से ज्यादा गहरी कोई चीज थी। वो आपसे इस मसले पर सामान्य ढंग से बातचीत नहीं कर पाते थे। सुरक्षा उपमंत्री शिमोन पेरेस, जो 24 मार्च को अफ्रीका के दौरे से लौटे थे, उस भयानक खतरे को तुरंत भांप गए थे जिसकी आइसर हारेल के इस धर्म युद्ध के नतीजे पर पैदा होने की संभावना थी। उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि किसी भी जीवित वस्तु को खत्म कर देने वाले हथियारों के किस्से नितांत हास्यास्पद थे। इजरायली सुरक्षा बल की खुफिया शाखा अमन ने उनके समक्ष एक सर्वथा भिन्न आकलन पेश किया था। आईडीएफ के खुफिया विभाग के प्रमुख जनरल मेयर एमिट का कहना था कि हमने वो सारी जानकारी एकत्र की है जो हम कर सकते थे, और इससे धीरे धीरे एक तस्वीर उभर कर सामने आई थी। इस किस्से को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। हमारे आदमियों का कहना था कि यह सही नहीं हो सकता, ये कोई गंभीर चीज नहीं हो सकती। एमिट के आदमियों को ऐसे कोई संकेत नहीं मिले थे कि जर्मन वैज्ञानिक किसी तरह के रासायनिक या जैविक हथियार विकसित कर रहे थे। कयामत लाने वाले हथियारों का किस्सा किसी विज्ञान कथा से उठाया गया लगता था। मिस्र में जितने कोबाल्ट लाए गए थे उनकी मात्रा बहुत ही कम थी। यह भी प्रमाणित हो चुका था कि डॉक्टर ओटो जोक्लेब, जिसकी गवाही ने इस पूरे मामले में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, एक अवसरवादी से ज्यादा कुछ नहीं था जिसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अमन की रिपोर्ट 24 मार्च को बेन गुरियन की मेज पर पहुंची। उन्होंने आइसर हारेल को तत्काल बुलाया और उनसे उनकी जानकारी के स्रोतों के बारे में सवाल किए। उन्होंने संपूर्ण और सटीक जवाबों की मांग की। शुरू से आखिर तक की सारी जानकारी देने के बाद आइसर ने कबूल किया कि उन्होंने अखबार के रिपोर्टरों को यूरोप भेजा था। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उनके पास जहरीली गैस, रेडियोलॉजी या कोबाल्ट बमों की कोई सूचना नहीं थी। अगले दिन बेन गुरियन ने शिमोन पेरेस से मुलाकात की, जो अपने साथ सेना प्रमुख जनरल एमिट को लेकर आए थे। अमन के प्रमुख ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी जो एकदम साफ तस्वीर पेश करती थी। मिस्र में काम कर रहे वैज्ञानिक औसत दर्जे के थे और वो ऐसे प्रक्षेपास्त्र गढ़ रहे थे जो चलन से बाहर हो चुके थे। उनकी गतिविधियां निश्चय ही खतरनाक थीं, लेकिन सुरक्षा मंत्रालय और आईडीएफ समेत इजराइल के शासकीय समुदाय में जो दहशत फैली हुई थी वो जरूरत से ज्यादा थी। बेन गुरियन ने एक बार फिर से आइसर को तलब किया। उनकी बातचीत तनावपूर्ण रही और बेन गुरियन ने आइसर की रिपोर्टों और आकलनों पर संदेह जाहिर किया। इन दोनों आदमियों के रिश्तों में जो संपूर्ण विश्वास था उसकी जगह गुस्से से भरी उस बहस ने ले ली जिसमें जर्मन इजराइल संबंधों के दूसरे पहलुओं का भी जिक्र आया। आइसर बौखलाए हुए अपने कार्यालय लौटे और उन्होंने बेन गुरियन को अपना इस्तीफा भेज दिया। बेन गुरियन ने उन्हें रोकने के लिए उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आइसर अपने फैसले पर अटल बने रहे। मैंने त्यागपत्र दे दिया है और वही मेरा आखिरी फैसला है, उन्होंने कहा। यह एक युग का अंत था। बेन गुरियन ने उनसे आग्रह किया कि उनकी जगह नया व्यक्ति मिलने तक वो अपने पद पर बने रहें। आइसर ने इनकार कर दिया। उन्होंने बेन गुरियन के सचिव से कहा, बेन गुरियन से कहो कि वो तुरंत किसी व्यक्ति को भेजकर चाबियां मंगा लें। प्रधानमंत्री को तुरंत इस प्रख्यात रिमसार्ड की जगह लेने वाले व्यक्ति की तलाश करनी पड़ी। तुरंत मेरी बात एमॉस मिनोर से कराओ, उन्होंने अपने सचिव से कहा और वो टेलीफोन की ओर भागा। लेकिन शबाक से बात नहीं हो सकी। वो जॉर्डन घाटी में किबुत्ज मागान के रास्ते में थे जहां वो अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। तो मेयर से मेरी बात कराओ, बेन गुरियन ने बेताब होते हुए कहा। जनरल मेयर एमिट नेगेव में निरीक्षण के दौरे पर थे, लेकिन ट्रांसमीटर की मदद से उनसे संपर्क हो गया और उन्हें तेल अवीव में बुला लिया गया। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि नए निदेशक द्वारा प्रभार लिए जाने तक उन्हें मोसाड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया जा रहा है। कुछ हफ्तों बाद एमिट की नियुक्ति को अंतिम रूप दे दिया गया। फ्रॉस जोसेफ स्ट्रॉस के नाम पेरिस के विनम्रतापूर्ण खत की प्रतिक्रिया में जर्मनी ने एक सम्मानित विशेषज्ञ प्रोफेसर बोहेम को मिस्र से वैज्ञानिकों को वापस बुलाने के उपाय ढूंढने की जिम्मेदारी सौंप दी। जर्मनी सचमुच ही कई वैज्ञानिकों को अपने देश के अनुसंधान संस्थानों में रोजगार की पेशकश कर उन्हें ललचाने में कामयाब रहा। बाकी वैज्ञानिकों ने भी धीरे धीरे मिस्र छोड़ दिया। उन्होंने प्रक्षेपास्त्र निर्माण का काम पूरा नहीं किया। उनकी परिवहन प्रणाली विफल हो गई। प्रक्षेपास्त्रों के मुखाग्र में रेडियोधर्मी सामग्री नहीं भरी गई। विमानों ने कभी उड़ान नहीं भरी। इस पुस्तक के एक लेखक हंस विले अल्बामा की यात्रा पर गए थे और नासा के चहेते डॉक्टर वर्नहेर वॉन ब्राउन से मिले थे। वॉन ब्राउन ने मिस्र में सक्रिय जर्मन वैज्ञानिकों और उनकी कथित परियोजनाओं की सूची को गौर से देखा था और वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस बात की बहुत क्षीण सी संभावना थी कि ये दूसरे दर्जे के वैज्ञानिक कभी भी कोई प्रभावशाली प्रक्षेपास्त्र तैयार कर पाते। मिस्टर डॉक्टर महमूद का मिस्र संबंधी उद्यम पूरी तरह से नाकामयाब रहा। जर्मन वैज्ञानिकों को यह प्रकरण आइसर हारेल के पतन और मेयर एमिट के उत्थान का कारण बना। आइसर ने अपने उत्तराधिकारी के प्रति गहरी नफरत पाल ली और जितने दिनों में वो रिमसार्ड के पद पर काम करते रहे, आइसर उनसे कड़वाहटपूर्ण झगड़ा करते रहे।
जर्मन वैज्ञानिकों के इस प्रकरण ने बेन गुरियन की सत्ता की जड़ें भी हिला दी और कुछ महीनों बाद उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उधर काहिरा में मिस्र की खुफिया सेवाओं ने शैंपेन स्पाई वोल्फगैंग लुत्ज का मुखौटा भी उतार फेंका और 1965 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तब भी वो उसके जर्मन नकाब को भेदने में सफल नहीं हो सके। उसे सिर्फ जेल की सजा हुई और 2.5 साल बाद वो वहां से रिहा कर दिया गया। इस प्रकरण के अंत के साथ ही ओटो स्कोर्सेनी के साथ मोसाड के सहयोग का भी अंत हो गया। स्कोर्सेनी जो यहूदी राज्य के लिए जासूसी करने वाला सबसे ज्यादा असंभाव्य गुप्तचर था।